चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 वाला हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने, रीडिंग करते हैं एक बार। क्या लिखा है इसमें? ओनली अ थर्ड ऑफ इंडिया आर डैश सेविंग फॉर देयर रिटायरमेंट while just 33% of working age respondents globally are dash anything aside for their later life। फिर से इसको समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला जा रहा है, ओनली अ थर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड ऑफ इंडिया का मतलब होता है 1/3, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 1/3, एक तिहाई। एक तिहाई जो देश के है ऑफ इंडिया, मतलब भारत जो है उसका 1/3 का जो पार्ट है, एक तिहाई जो है वो क्या होता है? और वो लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है कि इनके जो 1/3 जो लोग हैं, टोटल इंडिया जो है उसके एक तिहाई जो लोग हैं वो क्या करते हैं? आर डैश करते हैं। अब हमको इस डैश के बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके जस्ट आगे वाला वर्ड देख लो। इसके जस्ट आगे वाला वर्ड क्या है? आप देखो आर और उसके बाद सेविंग, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। मतलब ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है ना। किस में है? कंटिन्यूअस टेंस में। देखो आर और उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब ये जो प्लेस है ये किसकी होगी? ये सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमारा वर्ब है तो वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब देता है। मतलब यहाँ पर क्या आना है दोस्तों? इस ब्लैंक में एडवर्ब ही आना है। या तो सीधा आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता, आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब ये एडवर्ब होगा जो इस सेविंग को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक इंफॉर्मेशन पता चल गई। आगे देखते हैं। अब देखो ओनली अ थर्ड ऑफ इंडिया, केवल एक तिहाई जो लोग हैं वो सेविंग फॉर देयर, वो अपने क्या कर रहे हैं? अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं। वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। वाइल का क्या मतलब है? कि जबकि या हालांकि, इस तरीके से। जबकि जस्ट ओनली 33%, 33% जो है ऑफ वर्किंग एज रिस्पोंडेंट, 33% जो वर्किंग एज के जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो सर्वे हुआ होगा उसमें जिन जिन लोगों ने जवाब दिया होगा उन लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सर्वे किया था उसके अंदर से 33%, 33% जो जवाब देने वाले लोग थे, रिस्पॉन्स करने वाले जो लोग थे, रिस्पोंडेंट, ग्लोबली पूरे ओवरऑल पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। वैश्विक तौर पर आर क्या थे? आर डैश एनीथिंग असाइड, डैश एनीथिंग असाइड फॉर देयर लेटर लाइफ, की वो जो है वो क्या है? डैश कुछ भी, असाइड, असाइड मतलब अलग करना, फॉर देयर लेटर लाइफ, की अपनी जो है लेटर लाइफ, लेटर का मतलब होता है बाद, अपनी जो आगे की जो जीवन है उसके लिए कुछ ना कुछ वो असाइड कर रहे हैं, ठीक है। आगे लेटर या फिर आगे की लाइफ। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक बहुत मजेदार ट्रिक भी हमको पता चल गई, एक हिंट भी हमको पता चल गई। दोनों तरीके से देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, मीनिंग वाइज भी हम लोग इसको करने वाले हैं। और अगर आपको बहुत कम टाइम में, आपको विद इन अ मिनट अगर इसका आंसर चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखो एक जो मजेदार चीज हमको पता चली वो क्या? देखो ये जो वर्ड है क्या लिखा है? असाइड। अब ये याद रखना दोस्तों कि असाइड जो वर्ड है वो फ्रेजल वर्ब में आता है। किसमें आता है? वो आपका फ्रेजल वर्ब के अंदर ये वर्ड आता है। और इस वर्ड की एंडिंग से आपके 3 फ्रेजल वर्ब बनते हैं। कितने फ्रेजल वर्ब बनते हैं दोस्तों? 3 फ्रेजल वर्ब बनते हैं। कौन कौन से फ्रेजल वर्ब? एक होता है पुट असाइड, ध्यान देना, एक होता है पुट असाइड, दूसरा होता है सेट असाइड, ठीक है, सेट असाइड, और तीसरा जो है वो होता है टॉस असाइड, ठीक है, टॉस असाइड। अब तीनों के मीनिंग अलग अलग। देखो पुट असाइड का मतलब क्या होता है? हटा देना, रिमूव कर देना। पुट असाइड का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, हटाना, अलग करना, बेसिकली अलग करना, रिमूव करना, हटाना, सेपरेट करना, ठीक है। क्या करना? सेपरेट करना, अलग करना,
है ना, ये सेंस आ रहा है इसमें। अब सेट असाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो सेट असाइड का जो मीनिंग है वो होता है, ये इसका भी अलग होना होता है, लेकिन बेसिकली इसका मीनिंग जाता है सेविंग करने से। क्या करने से दोस्तों, सेविंग करने से या चीजों को जमा करने से। क्या करने से, सेविंग करने से, जमा करने से। तो सेट असाइड का मतलब होता है सेव या जमा करना। क्या करना, जमा करना। रिजर्व के सेंस में इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। जमा करने से, सेव करने से, अपना फ्यूचर यूज के लिए। बेसिकली सेट असाइड इसलिए हम लोग चीजों को अलग करके रखते हैं, कुछ पैसे को, जैसे सम एवरी मंथ माय मदर सेट असाइड सम रुपीज, है ना, एवरी मंथ माय मदर सेट असाइड 2000 रुपीज की। हर महीने मेरी मदर जो है वो क्या करती है, 2000 रुपए को अलग रख देती है। तो बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है अलग करने का, उनका पर्पस होता है कि सेव करने के लिए, है ना, उसको अलग थलग करके सेव करने के लिए उसको अलग करना। और पुट असाइड जो है उसका मतलब होता है सिंपली अलग करना, है ना। जैसे आई पुट असाइड ऑल दी टॉर्न पेजेस फ्रॉम माई कॉपी, कि वो जो मेरी कॉपी के अंदर जो भी फटे हुए पेजेस थे उनको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, पुट असाइड कर दिया। समझ में आ रही बात। तो पुट असाइड मतलब एकदम साधारणतः किसी चीज को अलग कर देना, और सेट असाइड का मतलब होता है फ्यूचर में यूज करने के लिए उसको क्या कर देना, अलग कर देना, ठीक है। तो सेट असाइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मैं आपको बताता हूं कि my mother set aside the woolen clothes, ठीक है, कि मेरी जो मदर है उन्होंने क्या किया, जो वुलन क्लोथ्स है उसको अलग कर दिया। अब वो अलग किया उसका क्या मतलब है कि आगे उसको पहनने के लिए अलग कर दिया, फ्यूचर यूज के लिए अलग कर दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक और वर्ड होता है टॉस असाइड। तो टॉस असाइड का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस कर देना। क्या मीनिंग होता है, रिप्लेस कर देना, उसको बदल देना। तो आप देखो ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए, अब इसको हम देखना पड़ेगा यहाँ पर हमारे मीनिंग के हिसाब से तीनों में से कौन सा वर्ड सही आ रहा है। देखो 1 मिनट में आप पता कर सकते हो कैसे। यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, ओनली अ थर्ड ऑफ इंडिया आर डैश सेविंग फॉर देयर। देखो सेविंग की बात हो रही है कि केवल 1/3 जो लोग हैं भारत में वो सेविंग कर पा रहे हैं, और केवल 33% जो वर्किंग रिस्पोंडेंट हैं वो ग्लोबली क्या कर पा रहे हैं, डैश कर रहे हैं, डैश एनीथिंग असाइड कर पा रहे हैं फॉर देयर लेटर लाइफ की, आगे फ्यूचर के लिए वो इतने % जो लोग हैं वो क्या कर पा रहे हैं, वो अलग कर पा रहे हैं या सेव कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों, ये वाला वर्ड आपका सही हो जाएगा, सेट एनीथिंग असाइड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आर है और ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस टेंस का है, और उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा आंसर देखो सेटिंग 1 है, ये हमारा आंसर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ये सी वाला हमारा आंसर है दोस्तों। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, अच्छा लगा। देखो इसी तरीके से करना है, दोनों चीजें अपनाना है आपको। जो है अगर फ्रेजल वर्ब का आपको नॉलेज होता, आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती, तो ये तुरंत आप 1 मिनट में पता कर सकते हो। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स, आपके ईडियम्स हो गए, आपके वोकैबुलरी का सेक्शन है, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। बहुत हेल्प करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मैं बता रहा हूँ। ये तो हमने किया अभी सेट इस हिसाब से। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हो सकता है उसको ये नहीं पता उनको कि ये पुट असाइड है या सेट असाइड है, इसका मीनिंग नहीं पता है। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए तो हम लोग जो है मीनिंग वाइज सब समझ लेते हैं। देखो आप फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है उस पर फोकस करते हैं कि थर्ड ऑफ इंडिया आर डैश सेविंग। तो एक चीज पता चल गई कि क्या है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एडवर्ब आ रहा है। तो आर केवल ओनली 1/3 जो लोग हैं वो क्या कर पा रहे हैं, वो डैश सेविंग कर पा रहे हैं अपने रिटायरमेंट में। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस में ही आ रहा है ना, ऐसा कुछ नेगेटिव सेंस की तो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, कोई पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। तो देखो ओनली थर्ड ऑफ इंडिया आर डैश असाइन सेविंग कर रहे हैं फॉर देयर रिटायरमेंट के लिए। देखते हैं क्या होगा। ओनली अ थर्ड ऑफ इंडिया आर हार्डली सेविंग। देखो एक चीज मैं बताऊं, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर,
क्या मतलब होता है? ना के बराबर। मतलब ये जो थर्ड ऑफ इंडिया है, 1/3 जो लोग हैं ये भी सेविंग नहीं कर रहे। अब यहां पर ये लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो ओनली और हार्डली का यहां पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं जम पा रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये भी क्या है, हार्डली क्या है, यहां पर हमारा एडवर्ब है, लेकिन कौन से सेंस का है? नेगेटिव सेंस का है, तो ये नहीं हो पा रहा है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। आगे ओनली अ थर्ड ऑफ इंडिया, केवल 1/3 जो है वो रेगुलरली सेविंग, वो लगातार सेव करते आ रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो ये एडवर्ब है। और ये कैसा है? पॉजिटिव सेंस है, ये हो सकता है। और कॉन्स्टेंटली सेविंग की, वो एकदम निश्चित तरीके से लगातार जो है वो क्या करते आ रहे हैं? सेव करते आ रहे हैं, ये भी आपका एडवर्ब है। और ये भी पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। और कंटिन्यूसली सेविंग, लगातार सेव कर रहे हैं, एडवर्ब है और पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब पर्पसफुली, डिलीजेंटली का मतलब होता है पर्पसफुली, पर्पसफुली वो लोग क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है। मतलब केवल फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक जो है जो नेगेटिव सेंस का है उसको छोड़कर बाकी सारे जो है वो हो सकते हैं। अब हमको क्या करना है? सेकंड वाले ब्लैंक पर फोकस करना है ना। हालांकि आंसर आ गया, मैं आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन का। तो देखो वाइल जस्ट 33%, उनमें से जो 33% जो वर्किंग एज के जो रिस्पोंडेंट है वो ग्लोबली वो क्या कर रहे हैं? आर डैश। तो दोस्तों ये तो पता चल गया क्या कि आर के बाद वर्ब का आईएनजी आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस चल रहा है, ठीक है, तो आईएनजी वाला आना है। अब आप देखो सारे ही आईएनजी सिवाय इसके मेटिक्यूलसली, तो ये आपका क्या है? एक्चुअली ये एडवर्ब है और यहाँ पर एडवर्ब नहीं आने वाला है, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आना है। तो एक ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग उस हिसाब से देखें मीनिंग के हिसाब से, तो या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा, इन तीन में से कोई एक होगा। इधर आप देखो ऑप्शन में क्या है आपके पास? पुट, सेट और डिबेट। हम इसको देखते हैं डिबेट। तो देखो डिबेट करने का मतलब क्या होता है? बहस करना। डिबेट का क्या मतलब होता है? बहस होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिस्पोंडेंट ग्लोबली आर डिबेटिंग एनीथिंग असाइड फॉर देयर लेटर लाइफ। डिबेटिंग कर रहे हैं। पहली बात तो डिबेट के साथ असाइड नहीं आता है, डिबेट के साथ असाइड नहीं आता है। और दूसरी बात मीनिंग वाइज भी ये ठीक नहीं है कि वो किस बात पर डिबेट कर रहे हैं, किस बात पर वाद विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, है ना, ऐसा कोई सेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब डी कैंसल। अब दोस्तों आपको देखना है कि या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो यहाँ पर आपको जो है आपके फ्रेजल वर्ब का ज्ञान काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पुटिंग और सेटिंग में फर्क आपको पता होना चाहिए। भाई पुट असाइड मतलब सिंपली किसी चीज को अलग कर देना, और सेट असाइड जो है इसलिए अलग करना ताकि वो आगे चल के काम में आ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सबसे क्लोजेस्ट इसका जो मीनिंग है करेक्ट है वो है हमारा सी वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, इतने एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट वाले जो है ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं, इसलिए आपको पूरा आपका वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ध्यान से करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? सी वाला हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखने जा रहे हैं। पढ़ लेते हैं पहले हमारे क्वेश्चन में क्या है। द पैनल डैश की सजेशंस मेड बाय द नीति आयोग टू इम्प्रूव क्राइटेरिया फॉर बिडर्स। देखो दोस्तों क्या इसमें बोला जा रहा है कि द पैनल्स, अब यहाँ पर पैनल सॉरी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पैनल की बात हो रही है। आप देखो यहाँ पर द है, द क्या है? आर्टिकल है, और उसके बाद पैनल, तो जाहिर सी बात है ये पैनल हमारा क्या है? नाउन है। पैनल हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों? नाउन है, जो कि यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट कर्ता की तरह जो है यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये इसके बाद देखो की सजेशंस, तो द पैनल डैश की सजेशंस, की यहाँ पर क्या है? की मतलब मुख्य, जो खास मुख्य, तो ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। की क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और उसके बाद में सजेशंस, तो सजेशन हमारा वापस से नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। देखो ये सारी जानकारियां हमने इकट्ठी की, इससे ये फायदा हमको मिला कि हमको इस ब्लैंक के बारे में जानकारी मिली।
कि हम इस ब्लैंक में क्या आ सकता है। जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। सब्जेक्ट, वर्ड, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। भाई ये हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट की जगह मोस्टली नाउन आता है और यहाँ पर भी नाउन आता है। मतलब ये बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो ये क्या आने वाला है, ये आपका वर्ब आने वाला है। एक इंफॉर्मेशन हमको इसकी पता चली कि यहाँ पर वर्ब होगा। ठीक, आगे देखते हैं। द पैनल डैश की सजेशंस, ये क्या करता है, डैश करता है की सजेशंस को, मेड बाय, जो कि दिए गए किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और क्यों दिए गए, टू इम्प्रूव क्राइटेरिया फॉर बिडर्स, की जो बिडर्स हैं है ना, उनके लिए जो बोली लगाने वाले जो हैं बेसिकली उनके लिए एक जो क्राइटेरिया है, उनके लिए जो पैटर्न है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। और वैसे भी टू के बाद क्या आता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो चलिए ये हमने समझ लिया। यहाँ पर पैनल की बात हो रही है कि पैनल ने कोई एक्शन किया, कि सजेशंस उन्होंने दिए या कुछ किया जो कि दिए गए नीति आयोग के द्वारा, और जिसका पर्पस था कि बिडर्स का जो क्राइटेरिया है बिडिंग का वो और बेहतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, मीनिंग आपको हुआ क्लियर। अब मीनिंग हमारा क्लियर हुआ, अब हम देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। देखो डिसमिसेस, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। क्या करना, खारिज करना। ठीक है, तो खारिज करना होता है इसका डिसमिस का ऑप्शन। और ये क्या है, हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है दोस्तों। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब ये है हमारा वर्ब, उसके साथ एस या फिर ईएस यहां पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हम कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले। देखो ये इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली कि यहाँ पर वर्ब आने वाला है। अब हम ये भी पता कर लेते हैं कि कौन सा वर्ब आने वाला है। वो डिपेंड करेगा पैनल के ऊपर। अगर पैनल आपका ये जो है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको ये जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब है इसका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब मैं बोलता हूं वर्ब का फिफ्थ V5 होता है। अब आप बोलेंगे सर V5 हमने नहीं सुना, तो देखो V5 का सिंपली मतलब है कि जब आपके वर्ब के अंदर S या ES लगा है उस कंडीशन में वो कहलाता है क्या दोस्तों, वर्ब का V5 कहलाता है। और ये ऐसा जो वर्ब है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना। अब ये आता कब है, ये आता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। भाई सीधी सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। क्लियर हो रही बात, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल फाउंडेशन में बता रहा हूं मैं। अगर आपके सब्जेक्ट की जगह ही है या शी है या इट है या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है, कोई भी सिंगुलर नेम है, उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये आपका पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखो वर्ब कैसा आना है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर क्या लिखा है, डिसमिसेस। तो ये जो ES लगा है ये शो करता है कि ये वर्ब हमारा सिंगुलर है, फिफ्थ फॉर्म का है। अगर ये नहीं लिखा होता, केवल यहां पर डिसमिस लिखा होता, ठीक है, केवल क्या लिखा होता, डिसमिस लिखा होता, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता। और ये कब होता, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होता, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर हो रही बात, प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा वाला सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है सर, आई, यू, वी, दे, ये सब कॉमन कुछ सब्जेक्ट्स की जगह यहां पर आते हैं। या कोई भी प्लूरल नेम, कोई भी प्लूरल नाम हुआ, वो सारे के सारे आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहां पर चलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। वापस हम आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देखो डिसमिसेस ES लगा है, ये हो सकता है ना। हमको भी यहाँ पर क्या चाहिए, ES वाला ही चाहिए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए, तो ये लगा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा ये क्या है, इंप्लीमेंटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में। तो क्या हमारा सेंटेंस यहाँ पर पास्ट टेंस में जा सकता है, देखते हैं।
द पैनल इंप्लीमेंटेड की सजेशंस, पैनल ने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, क्या कुछ मुख्य सजेशंस इंप्लीमेंट किए जो कि बनाए गए थे नीति आयोग के द्वारा, जो बिल्डर्स का जो क्राइटेरिया है उसको इंप्रूव करने का। इसका मतलब V2 भी आ सकता है, ये याद रखना दोस्तों, V2 भी आ सकता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आ सकता है, दोनों फॉर्म आ सकते हैं। अब हमको देखना है एडवाइस। देखो एडवाइस नहीं आएगा, चलिए आप लोग बताओ क्यों नहीं आएगा एडवाइस, क्यों नहीं आएगा एडवाइस, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा प्लूरल वर्ब है। ये कब आता? जब यहां पर पैनल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये आप कैंसिल कर दो। रिफर्ड जो है ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी हो सकता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ऑप्शन देखना मत भूलो, ये बहुत कम आती है ऐसी ऑप्शन जिसके अंदर आइदर ए और बी, मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ए और बी के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि डिसमिसेस होगा या फिर नहीं होगा, एक एक को हम लोग फोकस करते हैं। देखो क्या हो रहा है, द पैनल डिसमिसेस की सजेशंस, डिसमिसेस मतलब खारिज करना, ठुकरा देना। पैनल ने क्या किया, खारिज कर दिया, ठुकरा दिया, क्या, जो भी खास खास जो सजेशंस दिए गए थे, मेन जो सजेशंस दिए गए थे नीति आयोग के द्वारा, जो जिससे कि बिल्डर्स का क्राइटेरिया इंप्रूव होने वाला है, वो पैनल ने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। देखो ग्रामर के हिसाब से भी सही है और यहां पर देखा जाए तो मीनिंग के हिसाब से भी सही है, इसका मतलब ए आ सकता है। आगे देखते हैं, पैनल इंप्लीमेंटेड, पैनल ने क्या किया, पैनल ने लागू किया, इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है, लागू करना, ठीक है ना, लागू करना। तो पैनल ने जो है उस चीज को सुचारू किया, उसको लागू किया। जो भी सजेशंस जो दिए गए थे नीति आयोग के द्वारा, वो बिडिंग का जो क्राइटेरिया सुधारने के लिए, वो सभी सजेशंस को पैनल ने क्या किया, लागू कर दिया। मतलब बी वाला भी हो सकता है, ठीक है, मीनिंग वाइज जो है बी वाला भी हो सकता है भाई। आगे एडवाइस नहीं होगा, कैंसिल कर दिया। रिफर्ड होगा कि नहीं, तो देखो पैनल ने रिफर किया। अब यहां पर पैनल ने केवल रेफरेंस दिया, यहां पर केवल संकेत दिया। यहां पर आप बोल सकते हो कि उसने उसको करने के लिए आदेश नहीं दिया, उसके करने के लिए केवल रिफर किया कि आप एक काम करो, उसको रिफर कर लो, वहां पर रिफर कर लो। रिफर करने का मतलब होता है आगे बढ़ाना, एक तरह से पास ऑन करना। क्या करना, पास ऑन करना, या एक तरह से संकेत देना, ठीक है, संकेत देना या संदर्भित करना, ठीक है, संदर्भित करना, केवल संदर्भ देना, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना, इस तरह से। तो मीनिंग वाइज जो है ये रिफर्ड यहां पर आपका दोस्तों नहीं लग रहा है। देखो द पैनल रिफर्ड, उन्होंने रिफर नहीं किया। देखो रिफर किसको करते हैं, की सजेशंस को रिफर नहीं करते हैं, रिफर किसी एड्रेस को रिफर करते हैं, किसी पर्सन को रिफर करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को रिफर करते हैं। यहाँ पर सजेशंस को रिफर कैसे करेंगे, जो कि नीति आयोग के द्वारा। पैनल का काम क्या है कि उस चीज को डिसमिस करना या फिर उसको लागू करने के लिए कहना, इन दोनों में से एक हो सकता है, तभी तो पैनल बनाई जाती है। आप मुझे बताओ क्या पैनल की जो रचना होती है वो केवल रेफरेंस देने के लिए होती है या फिर कुछ ना कुछ एक ठोस एक जवाब देने के लिए होती है, ठीक है, कुछ ठोस बातें बताने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए पैनल का गठन किया जाता है। तो उस हिसाब से जो है रिफर्ड आपका यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। लेकिन ई वाला देखो, ई वाले में आइदर ए और बी। अब देखो दोस्तों दोनों आ सकते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आ सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है। कहीं पर भी यहाँ पर ये क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है कि आप इसको पास्ट टेंस में ही लिखोगे, प्रेजेंट में नहीं लिखोगे, दोनों आ रहा है ना। इसका मतलब ए भी होगा और बी होगा, इसका मतलब या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों वो हमारा ई वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि कई बार होता है कि आंसर पॉइंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट कुछ और होता है। तो ई वाला जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 हमारा जो है, देखो इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक मिनट इसको ठीक कर लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा जो है ये है scared of heights all over her life, nothing could dash Divya's fear of flying।
क्या इसका मीनिंग है, फिर से देखते हैं, आप लोग भी देखें। स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, स्केयर का मतलब डरना, ठीक है, वो डर गई है ना, सॉरी डर, किस चीज का डर, स्केयर्ड का यहां पर मतलब है डर। अब दोस्तों एक चीज आप देखो, आप जो है यहां पर ईडी लगा है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और हमने जो सीखा है या सुना है कि वो ये है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म से हम कैसे शुरू करेंगे सेंटेंस का, और उसके बाद ऑफ आ गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है, ये यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह। इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव्स। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स जो है ये हमारा यहाँ पर कहलाएगा। और यहाँ पर देखो स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, किस चीज का डर, हाइट का डर। यहाँ पर हाइट जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई का जो डर है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या है कि स्केयर्ड ऑफ हाइट्स ऑल ओवर हर लाइफ। किससे डर, किसका डर, हाइट्स का डर। तो यहाँ पर स्केयर्ड जो है ये एक तरह से आपका सब्जेक्ट भी है। और अगर इसका कोई वर्ब होता तो ये कैसा होना था दोस्तों, सिंगुलर होना था, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये याद रखना, आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो स्केयर्ड है, और वो हमेशा किस फॉर्म में आना है, सिंगुलर में है। और वो एक तरह से इन्फिनिटिव्स है दोस्तों, जिसको हमने नाउन की तरह यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अब आप देखो कि किस चीज का डर, हाइट का डर, ऊंचाई का डर, ऑल हर लाइफ की पूरे जीवन, उसके पूरे जीवन जो है उसमें वो क्या करती रही, वो हाइट से डरती रही, कॉमा उसके बाद नथिंग कुड डैश दिव्यास फियर ऑफ फ्लाइंग, कि उसके बावजूद, देखो यहां पर उसके बावजूद जो है ये यहां पर सेंस आ रहा है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं। देखो नथिंग भी जो है यहां पर नाउन का काम कर रहा है, याद रखना। नथिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और मैंने बताया था दोस्तों कि इस तरह के ईडी है या फिर आईएनजी है, और अगर इनसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, इनको सब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये आपका नाउन है। और कैसा होना है, हमेशा सिंगुलर ही होना है। वैसे आईएनजी वाला जो नाउन का काम करता है उसको हम लोग जेरेंट भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहते हैं उसको हम लोग, जेरेंट हम लोग उसको कहते हैं, जो कि ऐसे आईएनजी वाले वर्ड्स जो कि खुद अपने आप में एक्शन का काम ना करते हुए नाउन का काम करते हैं या एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो जेरेंट कहलाते हैं। अब आप देखो कि नथिंग कुड, एक चीज याद रखो दोस्तों, कुड जो है, कुड के बाद में अगर वर्ब आना है तो कौन से फॉर्म का वर्ब आने वाला है, फर्स्ट फॉर्म का। कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं इससे जुड़ी हुई, कि कुड जो है, ध्यान देना, कुड हुआ, वुड हुआ, शुड हुआ, माइट हुआ, ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये एक इंफॉर्मेशन। दूसरी पीस ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, अगर दोस्तों इनके बाद हैव आता है, उस कंडीशन में वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। हैव के बाद कुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन, वुड हैव गॉन, है ना, कुड गो, शुड गो, वुड गो, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। तो नथिंग कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिव्यास फियर ऑफ फ्लाइंग। देखो एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए थी कि यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है, वो हमने पता कर ली, ठीक है ना दोस्तों, वो हमने पता कर ली। एक और इंफॉर्मेशन जिसको मैं आपको बोलता हूं कि दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो क्या, पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा सेंस। तो सेंस हम इसका पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक में हम लोग कौन से सेंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस या फिर नेगेटिव सेंस। आप देखो मीनिंग वाइज कि किसका डर, ऊंचाई का डर। उसकी पूरे जीवन में, पूरे जीवन भर जो है वो ऊंचाई से डरती हुई, और उसके बावजूद जो है ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसको क्या कर सके, जो दिव्या को नथिंग कुड डैश दिव्यास फियर ऑफ फ्लाइंग, कि ये जो डर है, अच्छा पूरे जीवन वो डरती रही और नहीं, बावजूद नहीं आया यहाँ पर, पूरे जीवन जो है हाइट से वो डरती रही। नथिंग कुड, कोई भी ऐसी चीज वो क्या नहीं कर सकती, दिव्या का जो डर है उड़ने का, उसको क्या नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती, उसको
हटा नहीं सकती, इस तरह का कुछ सेंस आ रहा है ना। उसको कम ना करना, या मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं है जिसके कारण कि मतलब उसका जो डर है वो खत्म हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है। कौन सा सेंस आ रहा है दोस्तों? नेगेटिव सेंस आ रहा है। ठीक है, पढ़ो आप। स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, ऑल हर लाइफ की पूरे जीवन जो है वो हाइट से डरती रही, और नथिंग कुड, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो दिव्या का जो डरने, जो उड़ने का, जो फ्लाइंग का जो फियर है उसको दूर कर सके। ठीक है, उसको हटा सके, उसको अलग कर सके, इस तरह का सेंस आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, तो देखो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। हमको देखना है कि या तो चारों होंगे, या ओनली सेकंड होगा, या फिर 1 3 4 होगा, या 1 3 होगा, बोथ 1 2 होगा, या ई वाला ऑप्शन जो है वो हमारा होगा। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एलिविएट। अब एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस कम करना, रिड्यूस करना या फिर कम करना, किसी चीज को कम करना, स्लो करना, ये यहां पर सेंस हो रहा है। और ये हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। और क्या इंफॉर्मेशन? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से सेंस का? नेगेटिव सेंस का। चलिए 2 इंफॉर्मेशन। अच्छा, एग्रावेट का मतलब क्या होता है? एग्रावेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को खराब करना, किसी चीज को खराब करना या बिगाड़ना। क्या करना? उसको बिगाड़ना। तो ये भी आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंस का है। आगे देखते हैं, देखो एग्रेंडाइज। अब देखो सेम साउंडिंग वाले हैं लगभग वर्ड, एग्रावेट, एग्रेंडाइज। तो एग्रेंडाइज इसके लिए जो है वापस आपकी वोकैबुलरी अच्छी होना चाहिए, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को क्या करना? इंक्रीज करना। ठीक है, उसको बढ़ाना, उसको आगे प्रोत्साहित करना, एक तरह से इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज करना ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, रिड्यूस जो है कम करना, ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंस में है। ठीक है ना दोस्तों, नेगेटिव सेंस का है। अब हम देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखो स्केयर्ड ऑफ हाइट से डर, पूरे जीवन वो डरती रही, और कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कम कर सकी दिव्या का जो डर है। किसका? उड़ने का जो डर है उसको कम कर सकी। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो दिव्या के उड़ने का जो डर है उसको कंट्रोल कर सकी, हटा सकी, कम कर सकी, इस तरह का सेंस आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला हो सकता है एलिविएट, रिड्यूस करना। सेकंड वाला भी हो सकता है, सेम मीनिंग है। अच्छा, एग्रावेट होगा क्या? खराब करना, बिगाड़ना। क्या ये मीनिंग होगा कि नथिंग कुड एग्रावेट दिव्यास फियर ऑफ फ्लाइंग, की ऐसी कोई भी चीज नहीं जो दिव्या का जो डर है उड़ने का उसको खराब कर सके, उसको बिगाड़ सके। तो यहां पर ये सेंस नहीं आ रहा है, थर्ड वाला नहीं होगा। अच्छा, ये होगा नथिंग कुड इंक्रीज दिव्यास फियर ऑफ फ्लाइंग। क्या यहां पर ये बोला जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे दिव्या का जो उड़ने का जो डर है वो बढ़ सके? ये सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब सेकंड वाला, फोर्थ वाला भी नहीं। ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर आपके सामने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड केवल जो है वो हमारा राइट आंसर है। देखो ऑप्शंस क्या होगा? सेकंड, बोथ, 1 3 क्या होना चाहिए? ये हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 1 और सेकंड दोनों दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।